हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज से हमने क्लास 11th की अकाउंट्स है, जो अकाउंट्स सब्जेक्ट है आपका, उसकी हमने एक वीडियो सीरीज़ निकाली है, जो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ की। सो इस वीडियो में बेसिकली हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में पहले मैं कुछ क्लास 11th के बारे में बताऊँगा कि जो आपने अकाउंट सब्जेक्ट लिया है, क्योंकि क्लास 10 तक आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता। सो काफ़ी बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर अकाउंट्स कैसा सब्जेक्ट है, टिपिकल है या ईजी है। सो मैं सिंपली आपको एक वर्ड में ये बताऊंगा कि अकाउंट बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप इसको लॉजिकली पढ़ो। और लॉजिकली कैसे पढ़ सकते हैं इसको, ये मैं आगे वीडियो में अभी आपको बताऊंगा। और इस वीडियो सीरीज़ में बेसिकली हम क्या करेंगे, मैं आपको हर चैप्टर कराऊंगा विद डिटेल्स। अगर किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। अगर आपकी कोई और स्पेशल रिक्वायरमेंट हो सो आप वो सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो सिंपली आपका टास्क है, आप सिंपली ये वीडियोस देखकर आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप अपने आप रिवाइज कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है सो आप सिंपली डाउट पूछ सकते हो। और मैंने क्लास 11th के लिए एक पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिया। सो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन से लिंक देख सकते हो और आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो जो आज की वीडियो है हमारी, जिसमें हम क्लास 11th अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। सो अब हम वो शुरू करते हैं। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। अब जो हमारी क्लास 11th की अकाउंटेंसी की बुक है, इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें डिफरेंट बुक में इस फर्स्ट चैप्टर का नेम डिफरेंट है। सो फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली हम अकाउंटेंसी की होती है, अकाउंटिंग की होती है, पहले हम इसको देखेंगे। सो क्योंकि ये आपके लिए एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, सो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक लॉजिकल वे होता है, क्योंकि अगर आप उसको उस लॉजिकल वे से पढ़ते हो तो आप इजीली उसको समझ भी सकते हो और आप उसमें अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हो। सो क्योंकि अकाउंट्स आपने अब तक नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ने का एक लॉजिकल वे क्या, जिसे हम नॉर्मली ट्रिक बोल सकते हैं। सो इस सब्जेक्ट को पढ़ने की ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले आप इस बुक में जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स दिए होते हैं आपको सबसे पहले वो पढ़ने हैं। क्योंकि जब तक आपको थ्योरेटिकल चैप्टर्स नहीं पता होंगे आप उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि क्लास 11 जो क्लास 10th थी आपकी या 9th थी, उसमें जब आप साइंस के न्यूमेरिकल्स करते थे तो सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर करते थे। सो सेम रहेगा अकाउंटेंसी के साथ, पहले आप इसकी थ्योरी क्लियर करोगे। मतलब कि बुक्स में आपको शुरुआत में 5-6 चैप्टर्स दिए होते हैं थ्योरी के। सो पहले आपको थ्योरी करनी है। जब आप उस थ्योरी को कम्प्लीटली समझ जाओगे तब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जा सकते हो। सो जो हमारी वीडियो सीरीज़ रहेगी, इसमें पहले मैं आपको सारे के सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट कराऊंगा, फिर मैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। सो ये थी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सिंपल सी ट्रिक। अब इसके अलावा क्योंकि आपने क्लास 11th में क्या ली है, आपने क्लास 11th में कॉमर्स ली है। सो काफ़ी बच्चों के माइंड में आता है कि सर हमारे पास करियर ऑप्शन भी क्या क्या रहेंगे, कि आपने 11th में कॉमर्स तो ले ली, अब आपने साइंस नहीं ली, आर्ट नहीं ली। सो कॉमर्स में क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं, काफ़ी बच्चे वो भी सोचते हैं। सो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी, जिसका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो अब क्या क्या करियर ऑप्शन है सो आप वो उस वीडियो से देख सकते हो। अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी का, जिसका नेम क्या, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब नॉर्मली ईयर कैसा होता है, हमारा नॉर्मल ईयर होता है जो कि 1 जनवरी से शुरू होता है। जैसे कि इस साल का जो ईयर था वो शुरू कब हुआ, 1 जनवरी 2023 से, और ख़त्म कब होगा, 31 दिसंबर 2023 में। ये तो था हमारा नॉर्मल ईयर। अब कंपनीज़ के केस में या फर्म्स के केस में डिफरेंट होता, मतलब कि जो हमारी कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि जो आपके अपने आसपास जो रिटेल शॉप, होलसेल शॉप मिलती है, इनका जो फाइनेंशियल ईयर है होता है वो अलग होता है। फाइनेंशियल ईयर इनका कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होगा और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च को। जैसे इनका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 को शुरू होगा, 31 मार्च 2024 को ख़त्म होगा। जैसे कि आपका ईयर कब शुरू होता है, 1 जनवरी 2023, ख़त्म हुआ 31 दिसंबर 2023 को। और 31 दिसंबर 2023 को आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं कि आपने स्कूल में कितनी अच्छी प्रोग्रेस करी, आपके क्या रिजल्ट आए। ऐसे ही जब इनका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है सो इनके माइंड में भी, जो आपके बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू करे होते हैं, उनके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उनके माइंड में किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया। जैसे कि क्योंकि उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया, अब हो सकता है वो प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, काफ़ी बार उनको लॉस भी बियर करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा उनके माइंड में और भी बहुत क्वेश्चन होते हैं कि उन्होंने कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया, कितने एम्प्लॉयज़ उन्होंने हायर किए। सो ये बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं एक बिजनेसमैन के माइंड में। सो अब इन सारे क्वेश्चनों को आंसर करने के लिए क्या होता है, इन क्वेश्चन को अगर आपको उस बिजनेसमैन को आंसर चाहिए
तो उसे प्रॉपर जो पूरा साल गया, जैसे कि जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल से ख़त्म हुआ 31 मार्च को, सो उसे इसका प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना है। जैसे कि आपकी क्लास 10th थी, सो क्लास 10th में क्या हुआ था आपके साथ, जो आपके टीचर्स थे उन्होंने आपका प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया कि आपने फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स सिक्योर करे, जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं उसमें कितने मार्क्स सिक्योर करे, और फिर जैसे ही रिज़ल्ट आया आपको, उन्होंने आपको सबमिट कर दिया कि पूरे साल भर आपकी ऐसी ऐसी प्रोग्रेस रही। सो इस प्रोग्रेस के लिए उन्होंने एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा, जिसको बोलते हैं हम रिपोर्ट कार्ड। जो रिपोर्ट कार्ड वो आपको दे देते हैं जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है। ऐसी जो कंपनीज़ का केस है, जो बिजनेसमैन का केस है, वो क्या करते हैं, वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, वो मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। सो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपका अकाउंटिंग से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा कि अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, फीचर्स, इसके बेनिफिट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। सो जब आप ये कंसेप्ट समझ लोगे, इसके बाद हम ऐसे ही नेक्स्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट करेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करेंगे। अब जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट हमने शुरू किया है, अब सबसे पहले हम उस अकाउंटिंग का मतलब देख लेते हैं कि जो अकाउंटिंग होती है उसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने क्लास 10th 9th में जब आपने साइंस शुरू करी थी, सो आपके टीचर ने सबसे पहले आपको साइंस का मीनिंग बताया था कि साइंस क्या होता है, मैथ क्या होता है, फिर उसने आपको उसके चैप्टर शुरू कराए थे। ऐसी अकाउंटिंग आप शुरू कर रहे हो, सो सबसे पहले हम अकाउंटिंग का मीनिंग देख लेते हैं। सो अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन दी हुई है। सो उस डेफिनेशन में क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक का मतलब कि यहाँ पर हर चीज़ सिस्टम से होगी, हर चीज़ के लिए रूल रेगुलेशन होंगे। जैसे कि साइंस में होते थे रूल्स, होते थे डिफरेंट, न्यूटन के रूल होते थे, ऐसे ही यहाँ पर डिफरेंट रूल्स रहेंगे जो कि आपको फॉलो करने हैं। और ये क्या है, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसका, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जो इस डेफिनेशन में ये डिफरेंट वर्ड्स आए, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, अब इनका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। सो इसको जानने के लिए हम इसको इसके फीचर्स से समझेंगे। सो फीचर्स क्या होती है, फीचर्स होती है किसी भी पर्टिकुलर थिंग की जो विशेषताएं होती है, मतलब कि जो यूनिकनेस होती है, उसको बोलते हैं हम फीचर्स। सो पहला फीचर क्या, आइडेंटिफिकेशन। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस हमारी वो होती है जिसमें मतलब कि एक पर्टिकुलर स्टेप होते हैं। जैसे कि पहले आपको स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है, फिर आपको स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 3, उसको बोलते हैं हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस। और ये किस चीज़ का प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है, अब बिजनेसमैन है, सो बिजनेसमैन पूरे साल भर में डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। एक्टिविटीज़ किस टाइप की होती हैं, एक्टिविटीज़ बहुत टाइप की होती हैं। जैसे कि पहली एक्टिविटी क्या हो सकती है कि वो रॉ मटेरियल खरीद कर लेकर आ रहा है। तो सबसे पहली एक्टिविटी तो यही होगी, अगर उसे कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले वो कच्चा माल लेकर आता है, फिर वो सेल्स करता है, उसके बाद वो क्या करता है, एम्प्लॉयज़ भी हायर करता है। अब कोई भी काम परफॉर्म करना है तो उसको एम्प्लॉयज़ तो हायर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है अकाउंटिंग का, कि उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। किसको आइडेंटिफाई किया जाता है, अब जो बिजनेस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा। और आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, उनको फाइनेंशियल टर्म्स में मेज़र करते हैं। मतलब ये देखते हैं कि उनमें से पैसे में कौन सी चीज़ हुई है, मतलब किस चीज़ को हम मनी टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं, मतलब किसको हम मनी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं और किसको मनी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटी हुई है। उसके बाद आप उन एक्टिविटीज़ को मनी वर्थ में मेज़र करते हो। यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप उनको मनी टर्म्स में मेज़र करते हो। मनी टर्म्स में मेज़र करने का मतलब, जैसे कि आपने यहाँ पर जो रॉ मटेरियल ख़रीदा, यहाँ पर आपने उसकी कुछ कीमत पे करी होगी, जैसे 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये। सो आप उसको यहाँ पर रुपीज़ में मेज़र करते हो। जैसे कि आपने सेल करी 1 करोड़ की करी होंगी, 2 करोड़ की करी होंगी, सो आप यहाँ पर लिखोगे 2 करोड़। सो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्या क्या, कि आपके बिजनेसमैन ने रॉ मटेरियल खरीदा, उसने सेल करी, उसने एम्प्लॉय हायर किए। अब उसके बाद वो क्या करेगा, मेज़र करेगा। अकाउंटिंग का दूसरा फीचर क्या, मेजरिंग। उसमें सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है उनको मनी टर्म्स में मेज़र किया जाता है। अब अगर इंडिया में हो रही है अकाउंटिंग तो उसको रुपीज़ में मेज़र करेंगे, और अगर यूएस यूके यहाँ पर हो रही है तब हम इसको डॉलर, पाउंड, इसमें मेज़र करते हैं।
सो दूसरा फीचर क्या आता है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सो अकाउंटिंग का सिस्टेमेटिक प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन हमने समझ लिया। उसके बाद था मेजरिंग क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। उसके बाद थर्ड प्रोसेस दिया हुआ है हमें रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग में यहाँ पर आपने सबसे पहले सारी की सारी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, उनको पैसों में मेज़र कर लिया। अब आप उनको रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड मतलब कहीं पर तो लिखोगे। अब बिजनेस में तो 1000 से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं डेली। अब कितने कस्टमर को सेल होती है, कितना वो परचेज़ करता है। अब कोई भी इंडिविजुअल इसको माइंड में रिमाइंड तो रख नहीं सकता, मतलब कि अपने माइंड में याद तो रख नहीं सकता उसने किस किस को सेल किया। सो उसे एक प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब डिफरेंट बुक्स होती हैं डिफरेंट एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए, और ये रिकॉर्ड कहाँ पर होते हैं हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अगले चैप्टर स्टडी करेंगे। सो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास डिफरेंट बुक्स होती हैं, और उन बुक्स का नेम क्या होता है, उन बुक्स का नेम होता है हमारे पास जर्नल, कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक। और ये रिकॉर्डिंग जैसे मैंने यहाँ पर जर्नल बताया, जर्नल आपका एक पर्टिकुलर स्पेशल चैप्टर है, कैश बुक एक स्पेशल चैप्टर है। सो ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम आने वाले चैप्टर पढ़ेंगे। इन शॉर्ट रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपने ट्रांजैक्शन देख ली, कि जो एक्टिविटीज़ आपने देखी, अब आप उनको सिंपली बुक्स में लिख दोगे। सो रिकॉर्डिंग में हम ये करते हैं। अब उसका नेक्स्ट फीचर क्या बताया था उसमें नेक्स्ट रिकॉर्डिंग भी देख लिया हमने। उसके बाद दिया है इसमें क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का क्या मतलब होता है, क्लासीफाइंग का मतलब होता है अब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जो कि एक जैसी होंगी। जैसे कि आपने साल भर में रॉ मटेरियल खरीदा होगा 50 से 60 बार। अब इस टाइप की एक्टिविटीज़ को एक जगह पे लिखना, मतलब उनका प्रॉपर एक जगह पे रिकॉर्ड मेंटेन कर देना, उसको बोलते हैं हम क्लासीफाइंग। और क्लासीफाइंग के लिए हम एक पर्टिकुलर बुक ओपन करते हैं। जैसे कि रिकॉर्डिंग में हमने डिफरेंट बुक्स ओपन करी, जैसे कि जर्नल, कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और ये सारी बुक्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। उसके बाद क्लासीफाइंग के लिए आप एक पर्टिकुलर बुक और ओपन करते हो, और उस बुक का नेम क्या है, उस बुक का नेम है हमारे पास लेजर। और लेजर क्या होता है ये भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि जो लेजर है ये भी आपका एक पर्टिकुलर डिटेल चैप्टर है जो कि हम स्टडी करेंगे। सो आपने अकाउंटिंग में समझ लिया क्या होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग होती है ट्रांजैक्शन, उसके बाद हम उसको मेज़र करते हैं, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल, सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज बुक, इन सब में। उसके बाद उसको हम क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग करने का मतलब कि एक जैसी ट्रांजैक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड कर दी जाती है। और उसके बाद होता है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है, अब जो ये सारी की ट्रांजैक्शन हमने एक जगह पे लिख दी, अब इससे हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट निकालने का मतलब जैसे कि आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है जब आप क्लास से पास आउट हो जाते हो। जैसे कि आप 10th से पास आउट हुए तब आपको एक मार्कशीट मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि आपने फर्स्ट टर्म में कितने सिक्योर करे, सेकंड टर्म में कितने सिक्योर करे। सेम केस बिजनेसमैन के साथ होता है। अब जब साल एंड होता है उसे भी इस टाइप के रिजल्ट चाहिए होते हैं कि उसने साल भर में कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना उसे लॉस हुआ, कितने की उसने सेल करी। सो ये सब उसे कब पता चलता है, जब वो उसको समराइज़ करता है। समराइज़ कैसे होता है, समराइजिंग के लिए भी आपकी 3 टाइप्स की स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है। पहली स्टेटमेंट क्या होती है, पहली स्टेटमेंट होती है आपकी ट्रायल बैलेंस, दूसरी स्टेटमेंट होती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट स्टेटमेंट क्या होती है बैलेंस शीट। अब ये तीनों की तीन स्टेटमेंट क्या होती है, इनके भी पर्टिकुलर एक एक चैप्टर है। सो अभी के लिए बस आप ये समझ के रखो कि समराइजिंग का मतलब क्या होता है। समराइजिंग का मतलब होता है कि जो अब तक की हमने ये ट्रांजैक्शन लिखी, अब इनको एक पर्टिकुलर रिजल्ट की फॉर्म में जब हम एक जगह पे कंबाइन कर देते हैं। क्योंकि जर्नल क्या होगा, जर्नल की एक पर्टिकुलर बुक होगी जो कि 1000, 2000, 3000 इतने पेजेस की होती है। ऐसी आपकी लेजर की होती है जो कि 200 से 300 पेजेस की होती है। अब अगर किसी को अपना रिजल्ट देखना है, अब वो 200 से 300 पेज तो पढ़ने नहीं वाला। सो उसको और कंसाइज करने के लिए क्या कर दिया जाता है, उसको रिजल्ट की फॉर्म में जैसे आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है ऐसे ही उनको समराइज़ कर दिया जाता है। समराइज़ का मतलब एक समरी फॉर्म में 1 से 2 पेजेस में पूरी की पूरी यहाँ तक कि जितनी हमने एक्टिविटीज़ करी उसको 1 से 2 पेजेस में हम कंसाइज फॉर्म में रिकॉर्ड कर देते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है, समराइजिंग भी देख लिया। उसके बाद है इंटरप्रेटिंग। अब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जो आपने यहाँ पर स्टेटमेंट बनाई, अब आपका कुछ लॉजिक होगा कि आपने वो बनाई क्यों।
सो उसको एनालाइज करना मतलब कि उसको समझना। यहाँ पर आप उसको क्या समझते हो, उसको डिटेल में समझते हो, और डिटेल में समझने के लिए आप क्या करते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो। इंटरप्रिटेशन का मतलब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में आप क्या करते हो, जैसे कि जो आपने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाया और जो बैलेंस शीट बनाई, उसको आप क्या करोगे, डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में उसको समझोगे, ताकि और आप उसको समझ क्यों रहे हो, ताकि आप कुछ डिसीजन ले सको। सो समराइजिंग में क्या किया था, आपने सारे रिकॉर्ड को 2 से 3 पेजेस में कंसाइज कर दिया। एनालिसिस का मतलब क्या कर रहे हो, आप अब उसको समझ रहे हो। और कम्युनिकेटिंग में क्या होगा, कम्युनिकेटिंग में होगा जो आपने यहाँ पर रिजल्ट क्या था, जो आपने यहाँ पर रिजल्ट समझा, अब आप उसको कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेट किसे करोगे, अब बिजनेसमैन के डिफरेंट स्टेक होल्डर होते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है कि जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किस किस को होता है, एक तो सबसे पहले आपके ओनर को होता है। सो इन्फॉर्मेशन किसको कम्युनिकेट की जाती है, ओनर को, कि इस साल आपने इतने प्रॉफिट अर्न किए, इस साल आपको इतना लॉस हुआ। इसके अलावा कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कस्टमर को क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये बिज़नेस कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, इसके क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। सो कम्युनिकेशन के लिए क्या होना ज़रूरी है, आपको इन्फॉर्मेशन जो आपने समराइज़ करी उसको एनालाइज करना ज़रूरी है। सो अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। प्रोसेस इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं जो मैंने फीचर्स में बताया आपको। क्या क्या कैसा है प्रोसेस, वो आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले आप ये देखोगे क्या क्या एक्टिविटी हुई है, फिर उनको मनी टर्म्स में मेज़र कर दोगे, फिर उसको लिखोगे। डिफरेंट बुक्स होती हैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने के लिए, फिर उसको क्लासीफाई कर दोगे एक जगह पे सारे के सारी ट्रांजैक्शन जो एक जैसी हैं। उसके बाद समराइज़ कर दोगे, फिर इंटरप्रेट करके उसको कम्युनिकेट कर दोगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। सो ये होती है आपकी अकाउंटिंग। सो अब से आप जो क्लास 11th क्लास 12th में पढ़ोगे, आप यही सारे प्रोसेस को प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में पढ़ोगे। सो क्योंकि पहले हम थियोरेटिकल कंसेप्ट कर रहे हैं, सो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो आपकी अकाउंटिंग है, मतलब कि जो आप क्लास 11th और क्लास 12th में आगे क्या क्या पढ़ोगे। सो बेसिकली आप यही सब डिटेल में स्टडी करोगे। सो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है ये मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब इसके फीचर्स एडवांटेजेस अब हम ये कवर कर लेते हैं। मैंने जो आपको अकाउंटिंग का मीनिंग बताया अभी, उसमें मैंने आपको डिफरेंट स्टेप्स बताए, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग। जब हम इसको एक प्रोसेस की फॉर्म में शो कर देते हैं, एक साइकिल की फॉर्म में शो कर देते हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं, तब हम इसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी जाती है। ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो बिजनेस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हो आप सेल कर रहे हो। सो ऐसी डिफरेंट हज़ारों एक्टिविटी परफॉर्म होती है। सबसे पहले आप उसको मेज़र कर लेते हो, मनी टर्म्स में आइडेंटिफाई कर लेते हो, फिर उन ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड कहाँ पर करते हो, मैंने आपको जर्नल बताया। अब काफ़ी बिजनेसमैन जो बहुत बड़े स्केल पे चल रहे होते हैं, वो जर्नल को भी काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। किस किस पार्ट में, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर। सो इन सब को वो डिवाइड करते हैं, मतलब कि वो जर्नल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद लेजर में सारी की सारी जो एक जैसी ट्रांजैक्शन होती है उनको वहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और इसके बाद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी जाती है। फिर से ऐसी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होती है, मतलब पूरे साल पर जैसे एक साल खत्म हुआ फिर नेक्स्ट ईयर फिर हम ये प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। सो अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा इस टाइप से होता है, मतलब कि जो मैंने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग बताया उसमें मैंने जो डिफरेंट फीचर्स बताए, जब हम उसको एक साइकिल की फॉर्म में शो कर देते हैं तब वो हमारा क्या बन जाता है, तब वो हमारा बन जाता है अकाउंटिंग साइकिल, या जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। सो अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस तो अब हमने देख लिया। अब जो हमारी अकाउंटिंग है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, सो उस अकाउंटिंग को यूज़ करने का कुछ तो मोटिव होता है ना। अब जैसे आपने क्लास 11th में कॉमर्स लिया, सो आपका कुछ मोटिव होगा कि आप फ्यूचर में सीए बनना चाहते हो, सीएस बनना चाहते हो, आप सीएफए करना चाहते हो। सो ऐसे ही जब बिजनेसमैन अकाउंटिंग यूज़ करता है, सो उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब उसका कुछ उद्देश्य होता है। सो अब हम उन ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड। अब बिजनेस में क्या होती है, मैंने आपको बताया 1000 से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं। अब वो 1000 से भी ज़्यादा कस्टमर को सर्व कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। अब उन्होंने किस किस कस्टमर को सर्व किया, कितने रुपीज़ में किया, उनको कितनी क्वांटिटी सेल करी। अब इतनी सारी एक्टिविटीज़ एक अकेला बंदा अपने माइंड में याद नहीं रख सकता,
क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन अगर कोई भी बंदा अपने माइंड में रखेगा सो ऑब्वियस सी बात है वो पागल हो जाएगा। सो इसलिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, और वो सिस्टम हमें किसने प्रोवाइड किया? वो सिस्टम हमें प्रोवाइड किया अकाउंटिंग ने। क्योंकि अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, हर चीज़ का छोटी से छोटी चीज़ जो भी बिजनेस में हुई है उसके एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सो पहला ऑब्जेक्टिव क्या अकाउंटिंग का? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन रखना। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या? प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना। अब मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही 31 मार्च को हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या होता है, वो हमारा जब एंड हो जाता है तब बिजनेसमैन के माइंड में डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं कि उसने साल भर में क्या कमाया, कितना उसने खर्च किया। सो उसके माइंड में ऐसे हज़ारों क्वेश्चन आते हैं, और उनमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ उसे। सो ये उसे कब पता लगेगा? जब उसने पूरे साल भर का रिकॉर्ड मेंटेन की हो। जैसे आपको आपके रिपोर्ट कार्ड से पता लगता है कि आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए, ऐसे ही अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उस प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है कि एक बिजनेसमैन के पास कितने एसेट्स हैं, उसके पास कितनी संपत्ति है। संपत्ति कैसे कि उसके पास कितनी मशीनें हैं, उसके पास कितने प्लांट्स हैं। प्लांट्स होते हैं जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसको हम प्लांट्स बोलते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है। इसके अलावा उसके पास कितने का फर्नीचर पड़ा हुआ है, कितना कैश है, और उसका कितना उधार है, कि उसके कितना कर्ज है जो उसको दूसरों को पे करना है। सो ये सब उसे कैसे पता लगता है? जब वो प्रॉपर अकाउंटिंग करता है। सो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये डिटरमाइन करना है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इन्फॉर्मेशन किस टाइप की प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग में हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। प्रॉपर रिकॉर्ड हम किसका मेंटेन करते हैं? हर ट्रांजैक्शन का। हर ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है जिसको हम मनी वर्थ में मेज़र करते हैं, उसकी हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेंटेन रखते हैं। सो अकाउंटिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? जो डिफरेंट स्टेक होल्डर होते हैं। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, जैसे कि कस्टमर हो गए, ओनर हो गया, मैनेजमेंट होगी। सो ये इनको पूरी की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो कि अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के फंक्शन का कि अकाउंटिंग के क्या क्या कार्य होते हैं, कि क्या क्या वर्क परफॉर्म करती है अकाउंटिंग। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कार्य ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का फर्स्ट फंक्शन क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। पहला फंक्शन क्या अकाउंटिंग का? जब कोई भी बिजनेसमैन अकाउंटिंग करेगा, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करेगा, सो पहला फंक्शन तो वो क्या परफॉर्म करेगा? वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। हर ट्रांजैक्शन का एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी, प्रॉपर वाउचर्स बनते हैं। अब वाउचर्स के होते हैं ये भी हम डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं। बस अभी के लिए आप ये लगा कर चलो कि हर चीज़ प्रॉपर जगह पे रिकॉर्ड की जाएगी, उसको प्रॉपर हम बुक्स में लिखेंगे, प्रॉपर हम उसको मनी वर्थ में कितने की हमने कोई चीज़ खरीदी, कितना हमने फालतू का एक्सपेंडिचर किया, ये सब हम डिटेल में मेंटेन रखेंगे। उसके बाद सेकंड फंक्शन क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? आप इसको सिंपली समझ सकते हो रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड जैसे आपको मिलता है जब आपका ईयर एंड हो जाता है, जैसे कि आपको 10th का मिलेगा अभी जो फ्यूचर में मिलेगा, ऐसे ही आपको 9th का मिलेगा। ऐसे बिजनेसमैन भी जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि उसके रिज़ल्ट कैसे रहे, और वो उसको पता कब लगता है? जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ जाता है? इसमें आपका आ जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये क्या होता है? ये आपका सबसे लास्ट चैप्टर है अकाउंटेंसी का, जो कि हम आने वाली वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। और इसके अलावा इसमें होती है एक बैलेंस शीट। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये अभी आपको इतनी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम धीरे धीरे करके स्टडी करते रहेंगे। उसके बाद थर्ड फंक्शन क्या होता है? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। अब आपको पता है डिफरेंट कानून होते हैं इंडिया में, जैसे कि कोर्ट्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट उनकी जजमेंट होती हैं जो कि एक बिजनेसमैन को फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट हो गया, पोल्यूशन एक्ट हो गया। सो अब डिफरेंट एक्ट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, और ये रिक्वायरमेंट पूरी कब होंगी? जब एक बिजनेसमैन अपने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। सो अकाउंटिंग का थर्ड फंक्शन क्या है? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट की मीटिंग को कैसे फुलफिल करेगी? जब उसने प्रॉपर हर चीज़ मेंटेन कर रखी होगी, जैसे कोर्ट ने बोला होगा, जैसे डिफरेंट लॉ में मेंशन हो रखा होगा कि कोई भी चीज़ हमें ऐसे मेंटेन करनी है।
सो जब वो सारी चीज़ें उस सिस्टमेटिक वे में करता जाएगा तो वो लीगल मतलब कानून की जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरी कर देगा। उसके बाद फोर्थ फंक्शन क्या, कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है, कम्युनिकेटिंग, क्योंकि जो सारे के सारे रिजल्ट हैं जो उसने रिकॉर्ड किए, फिर उसने एनालाइज किए, फिर वो क्या करते हैं, उनको कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट कैसे करता है, डिफरेंट पार्टीज़ को। और डिफरेंट पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं वो इसी चैप्टर में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे अकाउंटिंग के, फंक्शंस क्या थे, ये मैंने आपको क्लियर करा दिए। अब हम देख लेते हैं अकाउंटिंग की कुछ एडवांटेजेस होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई फ़ायदा हो। ऐसे ही हर चीज़ के क्या, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ हेड होता है दूसरी तरफ टेल्स होता है, ऐसे ही अकाउंटिंग के कुछ तो बेनिफिट्स हैं, अब कुछ लिमिटेशन है। सो अब हम उसको स्टडी कर लेते हैं। अब कोई भी बिजनेसमैन जब अकाउंटिंग यूज़ करता है उसको डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स जिसको हम एडवांटेजेस भी बोलते हैं, जिसको हम फ़ायदा भी बोलते हैं। अब उसको फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे हमें अगर कोई भी बिजनेस करना है तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा हमें डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। डिसीजन जैसे कि हम किससे रॉ मटेरियल खरीदेंगे, किसको बेचेंगे, किस प्राइस पे बेचेंगे। सो ये सारी की सारी मैनेजमेंट बिजनेस की कब होती है, जब उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो रखो। प्रॉपर रिकॉर्ड मतलब कि ये प्रॉपर हर जगह पे लिखो कि कितना हमने रॉ मटेरियल खरीदा, किसको हमने कितनी सेल करी, किस प्राइस पे करी, कितनी क्वांटिटी बेची हमने। सो जब तक इसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होगा कोई भी बिजनेस मैनेज नहीं हो सकता। सो हर बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें अकाउंटिंग चाहिए होती है। सो अकाउंटिंग की ये बेनिफिट है कि जब हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं तो हमें बिजनेस मैनेज करने में मदद मिलती है, क्योंकि बिजनेस हम तभी मैनेज कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो। दूसरा बेनिफिट क्या है इसका, कि ये कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसको देखते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। सो ये सब किस चीज़ में मदद करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने में मदद करता है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो नहीं करोगे सो आपको सारी चीज़ें क्या रखनी पड़ेंगी, आपको सारी की सारी चीज़ें रिमाइंड रखनी पड़ेंगी, अपने माइंड में ध्यान रखनी पड़ेंगी। सो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी ह्यूमन बीइंग इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी अपने माइंड में नहीं रख सकता। सो अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करती है, अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। उसके बाद हमारा थर्ड बेनिफिट क्या है, एविडेंस इन कोर्ट्स। अब मैंने आपको क्या बताया कि डिफरेंट कोर्ट्स ने डिफरेंट लॉज पास करे होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट लॉ क्या है, ये आपने सुना भी होगा, कंपनीज एक्ट होता है। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट होता है, और इसके अलावा बहुत एक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने आईपीसी सुना होगा, इंडियन पैनल कोड। सो डिफरेंट एक्ट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अब कोई एक्ट कुछ बोलेगा कि ये करना है आपको, दूसरा एक्ट कुछ बोलेगा। सो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट आप कब फुलफ़िल कर सकते हो, जब आपने अकाउंटिंग यूज़ करी हो। सो अकाउंटिंग का ये बेनिफिट है कि अकाउंटिंग को आप एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब आपने एक प्रॉपर चीज़ की प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन कर रखे होंगे, सो अगर आपको कल कोर्ट में जाना पड़ जाता है सो आप उसको एविडेंस दिखा सकते हो, एज अ उसे गवाह पेश कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट अकाउंटिंग को एज अ प्रूफ कंसीडर करता है, क्योंकि आपने उसमें प्रॉपर डिटेल्स मेंशन कर रखी होती है। अब जिस दिन की ट्रांजैक्शन होती है वो उस दिन में रिकॉर्ड की जाती है, और उस पर प्रॉपर साइन वगैरह होते हैं सुपीरियर सबॉर्डिनेट इन सब के। सो अकाउंटिंग क्या परफॉर्म करती है, एज अ एविडेंस काम करती है। वो कोर्ट्स में एविडेंस का मतलब होता है गवाह, और मतलब गवाह जैसे कोर्ट्स में आपको पेश करने होते हैं, उसको गवाह भी बोलते हैं, इसको सबूत भी बोलते हैं। और हमारा फोर्थ फंक्शन क्या है, मतलब कि एडवांटेजेस क्या है, फोर्थ बेनिफिट है कंपैरेटिव स्टडी। अब डिफरेंट बिजनेसमैन ये देखना चाहते हैं कि उनका बिजनेस दूसरे बिजनेसमैन से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब कि कोई बिजनेस, जैसे कि हमारे पास एक है बिजनेस ए, ये हमारी कंपनी ए है, और दूसरी है हमारी कंपनी बी। अब ये नॉर्मली ये देखना चाहेंगे कि जैसे ही साल ख़त्म होगा कि इसने कितने प्रॉफिट अर्न किए, इसके कंपैरिजन में इस कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। सो ये इसे कब पता लगेगा, जब इसने अकाउंटिंग यूज़ करी हो। सो अकाउंटिंग का क्या बेनिफिट हुआ इनको यूज़ करने का, कि ये अपना कंपैरिजन कर सकते हैं एक दूसरे से, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि इसने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किए, या इस कंपनी ने, इसको लॉस हुआ या इसको लॉस हुआ। सो ये सब इनको कब पता लगता है, जब अकाउंटिंग यूज़ करी होती है। सो ये अकाउंटिंग के डिफरेंट फ़ायदे थे।
अब हम देख लेते हैं कि जब हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं उसकी भी कुछ डीमेरिट्स होती हैं, मतलब उसके भी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट क्या, पर्सनल जजमेंट। अब अकाउंटिंग कौन करते हैं, मतलब बिजनेस में जो अकाउंटिंग करेंगे, जो ये बुक्स मेंटेन करेंगे, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे अकाउंटेंट काम करते हैं। अकाउंटेंट होते हैं, सीएज होते हैं। सो उनको काफ़ी बार अपनी पर्सनल जजमेंट का मतलब होता है जब वो अपने विचार लेकर आते हैं, मतलब कि काफ़ी जगह पे उनको अपनी पर्सनल जजमेंट यूज़ करनी पड़ती है। और हमेशा जब एक ह्यूमन अपनी पर्सनल जजमेंट यूज़ करता है सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही नहीं होती, क्योंकि कोई भी ह्यूमन 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। सो काफ़ी बार वो कुछ बेसिक सी, मतलब कुछ वो फालतू की अजम्पशन लगा लेता है। सो उस अजम्पशन के बेस पे वो डिसीज़न लेते हैं। सो इस वजह से काफ़ी बार जब पर्सनल जजमेंट यूज़ करनी पड़ती है सो उससे जो आपकी अकाउंटिंग के रिज़ल्ट है वो हर टाइम सही नहीं होते। सो ये थी इसकी फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन क्या थी, इग्नोर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपकी दो टाइप की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एक हो सकती है आपकी क्वांटिटेटिव और दूसरी क्या हो सकती है आपकी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो होती है जिसको आप मनी टर्म्स में जैसे कि रुपीज़ वगैरह में मेज़र कर सकते हो। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपकी वो होती है जिसको आप रुपीज़ में कभी भी मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपकी होनेस्टी है, मतलब कि कोई बंदा कितना होनेस्ट है, ये आप मेज़र कर सकते हो पैसों में नहीं, बट आप ये मेज़र कर सकते हो कि आपने कितने का कच्चा माल ख़रीदा, आपने कितने की सेल करी। सो अकाउंटिंग में वो ट्रांजैक्शन, वो एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड की जाती हैं जिनको आप पैसों में मेज़र कर सकते हो, बट ऐसी एक्टिविटी आप कभी भी पैसों में मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर उनके बीच में फ़ाइट हो जाती है तो ऐसी ट्रांजैक्शन आप मनी में तो मेज़र नहीं कर सकते कि अगर दो बंदे आपस में फ़ाइट करने लग गए सो इसकी वजह से मतलब कि ये फ़ाइट कितने पैसे की हुई, कितने रुपीज़ की, ऐसा कुछ नहीं मेज़र कर सकते। सो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को हम इग्नोर करते हैं। सो ये क्या है इसकी अकाउंटिंग की लिमिटेशन, क्योंकि इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। थर्ड लिमिटेशन क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अब अकाउंटिंग में जब हम पहली बार कोई भी एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि आपने कोई मशीन खरीदी, आज मशीन खरीदी आपने 1 लाख की, बट 2 साल बाद उसी मशीन का प्राइस बढ़कर हो चुका है 5 लाख। सो आप हमेशा अपनी बुक्स में इस वैल्यू को दिखाओगे क्योंकि आप मार्केट वैल्यू को इग्नोर करते हो। सो ये इसकी थर्ड लिमिटेशन है। और फोर्थ लिमिटेशन क्या है, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जब आप अपने रिजल्ट को मैनिपुलेट कर देते हो। मैनिपुलेट करने का मतलब जब आप उनको बेटर बना देते हो। जैसे कि आपके रिजल्ट थे, सिर्फ आपने 50% प्रॉफिट अर्न किया, बट आप अपनी बुक्स को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हो, मतलब कि उनमें कुछ ऐसी एडजस्टमेंट कर देते हो जो आपके 50% प्रॉफिट थे ये 70% दिखने लग गए। और इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं कि विंडो ड्रेसिंग कैसे होती है, ये हम आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। और इसी वजह से अकाउंटिंग हमेशा 100% एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देती, क्योंकि उसके रिज़ल्ट आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा सो आप उसका प्राइस बढ़ा दोगे या घटा दोगे। सो विंडो ड्रेसिंग करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। सो ये थी अकाउंटिंग की लिमिटेशंस। सो जो आज की वीडियो थी हमारी, इसमें बेसिकली हमने देखा क्या, सबसे पहले हमने आज की वीडियो में ये सीखा कि अकाउंटिंग क्या होती है। सो अकाउंटिंग में हमने क्या देखा कि जब हम कोई भी पर्टिकुलर जो बिजनेस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जब हम उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते, प्रॉपर खाते मेंटेन करते हैं, जैसे कि हम उसको प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन मनी टर्म्स में मेज़र कर रहे हैं, फिर हम उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो ये होती है हमारी अकाउंटिंग। और क्लास 11th में अकाउंटिंग आपके लिए टोटली नया सब्जेक्ट है। सो हो सकता है आपको शुरुआत की 1-2 वीडियोज़ में ये समझ ना आए, ऑल्दो मैंने इसको बहुत सिंपल करके आपको समझाया है, बट आप जैसे जैसे इसकी फर्दर क्लासेस को कंटिन्यू करोगे आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट हो तो या आपको कोई पर्टिकुलर सजेशन चाहिए तो आप वो सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और क्लास 11th की अकाउंटिंग क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट है, अब मेन पॉइंट्स आते हैं कि सर इसके नोट्स कैसे बनाएं। सो नोट्स बनाने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, जैसे जैसे मैं आपको ये वीडियो करा रहा हूँ आप वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करना, मतलब कि जैसे जो मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स बताता हूँ, क्योंकि नोट्स वही होते हैं जो बच्चा खुद अपने आप प्रिपेयर करता है।
अगर आप मुझसे बोलोगे कि सर आप अपने नोट्स प्रिपेयर करके हमें दे दो, सो वो नोट्स आपके लिए कभी भी यूज़फुल नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज़ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूँगा हमेशा वो सही नहीं होगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज़ उतनी ही सही हो। सो नोट्स आप कैसे प्रिपेयर करना, जैसे जैसे मैं आपको ये लेक्चर कराता चलूँगा आप अपनी बुक्स में प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते चलना, और डेली की डेली मैं जितनी वीडियोस डालूँगा आप उनको प्रॉपर रिवाइज़ करना। सो क्लास 11th की अकाउंटेंसी बहुत आसान है, बट आप इसको आसान कैसे कर सकते हो, जैसे जैसे जो मैं स्टेप आपको बताता चलूँगा आप इसको वैसे कंटिन्यू करते रहना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिए हैं, सो आप उनको वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू, बाय बाय।